प्रस्तुत है उपन्यास राज सिंह, प्रथम खंड। ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। परोपकार के लिए कोई यूं ही सब कुछ दांव पर नहीं लगा देता। प्रताप तथा संग्राम जैसे वीर आज न सही, पर क्या राज सिंह को तुम भूल गई, जो तुम्हारे लिए जान की बाजी लगा देंगे? इससे क्या, बाहुबल होते हुए कौन राजपूत शरणागत की रक्षा नहीं करता? बाहुबल होते हुए कौन राजपूत शरणागत की रक्षा नहीं करता? मैं भी यही सोच रही थी। मैं उनकी शरण में जाऊं तब क्या वो मेरी रक्षा करेंगे? रूपनगर राजस्थान के पर्वतीय प्रदेश में एक छोटा सा राज्य था। राज्य छोटा हो या बड़ा, उसका एक न एक राजा होना आवश्यक है। इस छोटे से राज्य का विक्रम सिंह नाम का राजा था। राजा विक्रम सिंह का और भी परिचय देना आवश्यक है। छोटा सा सुंदर राज्य, छोटी सी राजधानी, इसी इच्छा को लेकर विक्रम सिंह के अंतपुर में चल रहे हैं। इसी महल में एक कमरा बड़े ही मनमोहक ढंग से सजाया गया है। उसका फर्श काले सफेद पत्थरों से बनाया गया है, जो कालीन सा लगता है। कमरे की सफेद पत्थरों से बनी हुई दीवारों में रत्न जड़े हैं। उस समय मयूर सिंहासन का ही चलन था। उसी के अनुसार घर की दीवारों पर सफेद रंग के पक्षी निराले ढंग से लताओं पर बैठकर, फूलों पर पूंछ रखकर फल खाते हुए दिखाए गए हैं। फर्श पर बिछे हुए गलीचे पर कुछ स्त्रियां बैठी हैं। कोमलांगी स्त्रियां अनेक वस्त्र तथा रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित हैं। वो अपने सौंदर्य से मोतियों का उपहास करके मानो उन्हें लज्जित कर रही हैं। प्रत्येक युवती कोई ना कोई हंसी मजाक करते हुए महफिल सजाए हुए है। खूब चहल पहल है। युवतियों के हंसने का कारण एक बूढ़ी औरत है जो चित्र बेचती है। बुढ़िया चित्र बेचने के अभिप्राय से एक एक चित्र को कपड़े से निकालकर उन्हें दिखलाती है और वो उसके विषय में पूछती है। उन चित्रों को लेकर उनके मन में बड़ी जिज्ञासा है। उस वृद्धा ने एक चित्र निकाला तो एक स्त्री ने पूछा, ये किसका चित्र है अम्मा? बुढ़िया ने कहा, शाहजहां का। ये एक मुगल बादशाह है। युवती ने छिड़का, हट बुढ़िया, ये दाढ़ी तो मेरे बाबा की है। तब दूसरी ने ठिठोली की, वाह क्या बात है, बाबा का नाम क्यों लेती हो? ये क्यों नहीं कहती तेरे पति की है? इस दाढ़ी में तो बिच्छू छिपा है, जिसे मेरी सहेली ने झाड़ू से मार डाला। हंसी दिल लगी की तो यहां धूम थी। इस बात से हंसी की एक लहर और फैल गई। बुढ़िया ने एक और चित्र दिखाकर कहा, बादशाह जहांगीर का चित्र है। चित्र देखकर युवती ने पूछा, क्या दाम है? बुढ़िया ने दाम अधिक बतलाए। युवती ने कहा, ये तो तस्वीर के दाम हुए, वास्तव में नूरजहां ने इसे कितने में खरीदा? बुढ़िया भी जरा दिल लगी के मूड में आ गई और बोली, बिना मोल। युवती ने कहा, अगर असल की ये कीमत है तो कुछ दक्षिणा देकर ये चित्र हमें दे जाओ। चारों ओर हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। बुढ़िया घबराकर चित्र समेटने लगी और कहने लगी, हंसी दिल लगी से भी कभी कहीं सौदा होता है। जब राजकुमारी आएगी तभी ही चित्र दिखलाऊंगी। तब एक बोली, ओ बूढ़ी, मैं ही राजकुमारी हूं। बुढ़िया घबराकर चारों ओर देखने लगी। हंसी और बढ़ गई। तभी अचानक हंसी का तूफान थम गया। सभी एक दूसरे को देखने लगे। बुढ़िया ने जो ही गर्दन घुमाई तो एक रूपसी को खड़ा पाया। बुढ़िया एकटक उस सौंदर्य की मूर्ति को देखती हुई सोचने लगी कि यह कोई सौंदर्य की अनुपम रचना है या फिर पाषाण की कोई जीवित मूर्ति है। अधिक अवस्था के कारण बुढ़िया के नेत्रों की रोशनी कुछ कम पड़ गई थी। फिर भी वो इतना तो अवश्य जान गई कि इतना सुंदर शरीर निर्जीव का नहीं होता। पत्थर की तो क्या बिसात, फूलों में भी ऐसा सौंदर्य ढूंढने से नहीं मिलता। तभी बुढ़िया को ऐसा अनुभव हुआ जैसे वो अत्यंत अनुपम मूर्ति उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही है। बुढ़िया को समझ में कुछ न आया तो उसने हाँफते हाँफते रमणियों को देखकर कहा, हाँ तो तुम लोग कुछ बतलाओ ना। बुढ़िया का इतना कहना था कि हंसी का फव्वारा फिर फूट गया। बुढ़िया घबराकर रो पड़ी। तब वो रूपसी बोली, अरे रोती क्यों हो? तब बुढ़िया को मालूम हुआ कि ये गढ़ी हुई मूर्ति नहीं बल्कि राजकुमारी है। तभी उस बुढ़िया ने उस अपार सुंदरता को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। ऐसा सौंदर्य
जो प्रत्येक को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। बुढ़िया द्वारा प्रणाम किए जाने वाली वो रूपसी रूपनगर के राजा विक्रम सिंह सोलंकी की कन्या चंचल कुमारी है और सब सहेलियां जो वृद्धा के साथ चूहल में व्यस्त थी उसकी दासियां हैं। उनके कक्ष में प्रवेश कर राजकुमारी भी इस चूहलबाजी का आनंद ले मुस्कुरा रही थी। तभी बुढ़िया के रोने पर उससे उसका परिचय पूछती है। राजकुमारी की सखियां वृद्धा का परिचय देती हैं तथा अब तक हुई हंसी मजाक की हर बात राजकुमारी को बतलाती हैं। जिस युवती ने झाड़ू वाला उपहास किया था वो कहने लगी, ये पुराने बादशाहों की तस्वीर लेकर आई है, ये तो हमारे पास है। वृद्धा बोली, एक होने पर क्या दूसरी नहीं खरीदी जाती? तब राजकुमारी ने वृद्धा से तस्वीरें पुनः दिखलाने को कहा। उसने सब तस्वीरें दिखलाई, नूरजहां बेगम, अकबर, जहांगीर की। बोली, ये तो सब हमारे पास हैं, कुछ हिंदू राजाओं की दिखलाओ। तब वृद्ध ने राजा मानसिंह, बीरबल, राजा जयसिंह के चित्र दिखलाए। राजकुमारी ने कहा, ये सब तो मुगल बादशाहों के चाकर हैं। तब वृद्धा ने और चित्र दिखलाए। राजकुमारी ने राजा अमर सिंह, राणा प्रताप, करण सिंह तथा जसवंत सिंह के चित्र पसंद किए। वृद्धा ने एक चित्र कपड़े के आवरण में ही रहने दिया। राजकुमारी ने जब उसे दिखलाने का आग्रह किया तो बुढ़िया असमंजस में पड़ गई और निवेदन किया, मुझे क्षमा करो, ये तस्वीर भूल से चित्रों के साथ आ गई। बुढ़िया ने बतलाया, यह आपके दुश्मन राजा राज सिंह की तस्वीर है। राजकुमारी ने हंसकर कहा, वीर पुरुष स्त्रियों के कभी शत्रु नहीं होते, दिखाओ, मैं ये चित्र अवश्य देखूंगी। राजकुमारी सहित उसकी सब सखियों ने चित्र की प्रशंसा की। अवसर अच्छा पाकर वृद्धा ने चित्र के काफी दाम कमाए। तभी बुढ़िया ने एक और चित्र दिखाकर कहा, आज बादशाह आलमगीर के समान भी कोई वीर है। इस पृथ्वी पर इतना कहकर वृद्धा ने चित्र राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने उसे भी खरीद लिया और एक दासी को चित्रों का दाम चुकाने को कहा। इतने में राजकुमारी को ठिठोली सूझी। उसने सखियों से कहा, आओ जरा आनंद लें। सखियों ने कहा, बतलाओ कैसे? राजकुमारी ने कहा, मैं ये चित्र बादशाह आलमगीर का पृथ्वी पर रखती हूँ। तुम सभी इस चित्र पर पैर मारो, देखें किसके प्रहार से इसकी नाक टूटती है। ये सुन सभी सखियों की हंसी का फव्वारा बह से सूख गया। एक ने कहा, ऐसा न कहो, चिड़िया भी सुन लेगी तो रूपनगर की गढ़ी का पत्थर शेष नहीं रहेगा। राजकुमारी ने हंसकर चित्र धरती पर रख दिया और पूछा, कौन लात मारेगा? जब कोई आगे ना बढ़ा तो राजकुमारी की एक सहेली ने आकर उसका मुंह बंद कर दिया और हंसकर कहा, अब और कुछ न कहना राजकुमारी। राजकुमारी ने अपना बायां पांव चित्र पर रखा। भड़ भड़ के शब्द के साथ ही चित्र पैर के दबाव से टूट गया। कैसा गजब हुआ! हाय, ये क्या किया? कहकर सखियां थरथरा रह गईं। राजकुमारी ने कहा, जैसे लड़कियां गुड़ियों से खेलकर गृहस्थी की सुप्त इच्छा मिटाती हैं, वैसे मैंने मुगल बादशाह के मुंह पर पैर मारने की इच्छा पूरी की है। बात पूरी न हुई थी कि निर्मल सखी ने उसका मुंह बंद कर दिया, पर बात सबकी समझ में आ गई। बुढ़िया का तो कलेजा कांप कर रह गया। तस्वीरों का मूल्य पाते ही बुढ़िया प्राण बचाकर भागी। तभी निर्मल अशरफी हाथ में लिए उसके पीछे आई और चित्र तोड़ने वाली बात का वर्णन न करने के लिए बुढ़िया को कहा। वृद्धा मान गई। अगले दिन चंचल कुमारी खरीदे हुए चित्रों को अकेली बैठी ध्यान से देख रही थी। तभी उसकी सखी निर्मल आती है। उसे देख राजकुमारी पूछती है, भला तुम किससे विवाह करना पसंद करोगी? निर्मल ने कहा, पर उसे तो आपने प्रहार से तोड़ डाला। चंचल, औरंगजेब से? निर्मल, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? चंचल, वो तो बहुत चतुर है, ऐसा धूर्त कभी इस धरती पर पैदा न होगा। निर्मल, ऐसे को ही वश में करने में मजा है। याद नहीं, मैंने शेर पाला था, एक न एक दिन औरंगजेब से विवाह भी कर लूंगी। पर वो तो मुसलमान है, चंचल ने बतलाया। निर्मल, तब क्या हुआ? मैं नहीं बोलती, मैं उसे हिंदू बना लूंगी। चंचल ने चिढ़कर कहा, जा मर। निर्मल, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। पहले ये बतलाओ किसका चित्र है जिसे तुम बार बार देखती हो?
ये जानकर ही मरूंगी। राजकुमारी 4-5 चित्रों को शीघ्रता से उठाकर अपने हाथ के चित्र में मिलाकर बोली, कौन सा मैं बार बार देख रही हूं? क्या तुम्हें कलंक लगाकर ही संतोष मिलता है? निर्मल ने मुस्कुराकर कहा, इसमें कलंक की क्या बात है? तुमने खुद ही क्रोध का सारा भेद खोल दिया। तब राजकुमारी ने कहा, वो अकबर बादशाह का चित्र है। निर्मल, अकबर के नाम पर तो राजपुतानी थूकती हैं। वो तो नहीं है। तब निर्मल चित्र देखने लगी, बोली, इस चित्र की पीठ पर काला तिल है। तब उसने राज सिंह का चित्र निकाल लिया, देखकर कहने लगी, इस बूढ़े के चित्र में तूने क्या पाया है? चंचल, बूढ़ा है? तेरी आंखें कमजोर हैं। निर्मल चंचल को बराबर छेड़ रही थी। उसका यूं बिगड़ना देखकर वो बेतरह हंसने लगी। निर्मल सुंदर तो थी ही, उन्मुक्त हंसी के कारण उसका सौंदर्य और खिल उठा। उसने हंसकर कहा, चित्र में बूढ़ा न सही, पर सुना है उसकी अवस्था अधिक है। ये राणा का ही चित्र है। इसे अच्छी तरह से कौन जानता है? कल चित्र खरीदा, आज कुछ जानती नहीं। अवस्था भी अधिक हो चुकी है। इतना सुंदर भी नहीं। फिर इस चित्र में ऐसी क्या बात है? तब चंचल एक कविता गुनगुनाकर अपने मन का भाव प्रकट करती है। गोरी जाने भस्म मार प्यारी जाने काला, शची जाने सहस्त्र लोचन वीर जाने वीर वाला, गंगा गरजे शंभु जटा धरणी बैठे वासुकी फन में, पवन बने तो अग्नि सखा वीर रहेगा युवती मन में। देखती हूं तू अपने लिए परेशानी मोल ले रही है। राज सिंह को जपा है तो क्या वो तुम्हें मिल सकेगा? निर्मल ने पूछा। चंचल, क्या पाने के लिए चाहा जाता है? तूने क्या पाने के लिए औरंगजेब को चुना है? निर्मल बोली, मेरी साध इस जन्म में खाली ही सही, क्या तेरी साध पूरी हो सकेगी? चंचल ने कहा, मेरी भी गृहस्थी की साध शायद इस जन्म में अपूर्ण ही रह जाए। इस तरह चित्र पर बातें करते हुए दोनों एक दूसरे को छेड़ती रहीं। राजकुमारी के मन में राणा राज सिंह की तस्वीर बस गई, पर चंचल के मन में जो भी हो, उसने मुगल बादशाह की तस्वीर को पांव मारकर अच्छा नहीं किया। उसका यही कार्य आगे चलकर उसके लिए एक मुसीबत बन जाएगा। बुढ़िया रूपनगर में चित्र बेचने के बाद अपने नगर आगरा पहुंची। घर आकर देखा कि उसका पुत्र आया हुआ है। उसकी दिल्ली में तस्वीरों की प्रसिद्ध दुकान थी। बड़े ही गलत समय पर बुढ़िया चित्र बेचने रूपनगर गई थी। वहां की राजकुमारी का जो साहस वो देख कर आई थी, उसे किसी से कहने के लिए उसका मन मचल उठा था। अगर निर्मल कुमारी उसे इनाम देकर इस बात के कहने की मनाही न करती तो शायद वो इतना परेशान न होती। बुढ़िया का दिन का खाना और रात की नींद हराम हो गई। उससे न कहते बनता था और न बिना कहे। उसका मन बेचैन था, क्योंकि वो निर्मल कुमारी से वचनबद्ध होकर आई थी। बिना कहे उसका मन व्याकुल हुआ। अगर किसी से कहकर अपने मन का बोझ हल्का करती है तो इससे चंचल कुमारी का अनिष्ट होने की प्रबल संभावना है। उसका हाल सांप और छछुंदर के समान है। जब उसका बेटा भोजन करने बैठा तो वृद्धा ने भोजन परोसा। मिट्टी के एक पात्र में सरस कबाब परोस कर कहा, खा बेटा। ऐसा कबाब एक दिन रूपनगर से आते वक्त बना था, फिर कभी ना बना। बेटे ने खाते खाते कहा, अम्मी जान, आपने रूपनगर के बारे में तो कुछ बतलाया नहीं। बुढ़िया ने कहा, चुप हो जा, फिर कभी ये बात ना पूछना। न जाने मैंने गलती में क्या कह दिया था। बुढ़िया भूल गई थी कि राजकुमारी की बात से बेचैन होकर उसी के मुंह से कुछ निकल गया होगा। बेटे ने फिर आग्रह कर कहा, चुप क्यों रहूं, मैं भी तो सुनूं, वो कैसी बात है? वृद्धा सुनने योग्य नहीं। इस बात को यहीं समाप्त कर दो तो ठीक है। तब रहने दो माँ, बेटे ने कहा। वृद्धा ने भी कहा, ठीक है, कुछ विशेष नहीं, रूपनगर की राजकुमारी की बात है। पुत्र, शहजादी बहुत सुंदर है ना, बस यही बात है ना? ये बात नहीं, उसका बड़ा दिमाग है। फिर कुछ सोचकर कहने लगी, हाय, मैंने क्या कह दिया? ये कहकर वृद्धा घबरा गई। पुत्र, कहाँ रूपनगर, कहाँ उसकी राजकुमारी की बात? ये सब मुझे सुनाने की आवश्यकता नहीं। वृद्धा,
केवल दिमाग ही नहीं, वो बादशाह की इज्जत भी नहीं करती। उसने गाली दी होगी, मार तो नहीं सकती वो बादशाह को, पुत्र ने कहा। वृद्धा, अरे बेटा, गाली नहीं, मारने से भी बढ़कर समझो। पुत्र ने उसी की बात दोहराई। वृद्धा, मत पूछ बेटा, मैंने उसका नमक खाया है और एक अशर्फी भी बात मन में रखने हेतु प्राप्त की है। पुत्र, अशर्फी किस लिए? वृद्धा, किसी से कुछ ना कहने के लिए। पुत्र, अच्छा, तो ये अशर्फी मुझे दे दो। वृद्धा, किस लिए? पुत्र, नहीं तो मुझे वो बात बता दो। पुत्र ने किसी न किसी तरह वृद्धा से बात उगलवा ली। वृद्धा ने भी रूपनगर की सारी कहानी नमक मिर्च लगाकर बेटे को सुना दी। वृद्धा के पुत्र का नाम खीजर बेग था। वो दिल्ली में रहता था। उसकी बीवी का नाम फातिमा था। दिल्ली जाकर उसने माँ से सुनी हुई बात फातिमा को सुना दी और उसको दरिया बीबी के पास ये खबर पहुंचा आने को कहा। दरिया बीबी का नाम असल में दब्बू निसा था, पर सभी उसे दरिया बीबी कहकर बुलाते थे। उसकी उम्र 16 के लगभग थी। देखने में सुंदर थी। उसके माँ बाप न थे। एक बड़ी बहन और बुआ या खाला या कुछ ऐसे ही संबंध की बुढ़िया थी। दरिया की बड़ी बहन सूरमा और इत्र बहुत बढ़िया बनाती थी। इसी के सहारे उसकी जीविका चलती थी। दरिया पालकी में बैठकर सूरमा तथा इत्र बेच आती थी। मुगल बादशाह के अंतपुर में जाने को किसी की आज्ञा नहीं थी, पर केवल दरिया बेगम को यह अधिकार प्राप्त हो गया था। फातिमा ने आकर दरिया से चंचल कुमारी की बात सुनाकर खबर बेचकर धन लाने को कहा। रंग महल में जाने के लिए अधिकार पत्र कहाँ है? दरिया ने पूछा। फातिमा, तुम्हारे पास ही तो है। तब दरिया ने संदूक खोलकर फरमान निकाला। उसे देखने के बाद बोली, हाँ, यही है। तब कुछ सुरमा, इत्र आदि तथा फरमान लेकर चल पड़ी।